बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में बात नेपाल त्रासदी की। नेपाल में फ्लैश फ्लड आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। क्या घर क्या दुकान सब कुछ बह गए। विनाशकारी बाढ़ ने अपने साथ ब्रिज और सड़कों को भी नहीं छोड़ा। रह गया तो सिर्फ और सिर्फ विनाश की तस्वीरें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल में अचानक फ्लैश फ्लड क्यों आया। क्या भूकंप की वजह से यह तबाही आई, चीन की वजह से नेपाल में यह विनाश आया। ये तमाम सवाल बने हुए हैं। नेपाल में अचानक आई फ्लड के लिए क्या चीन जिम्मेदार है। क्या चीन ये चाहता तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। चीन को क्यों सफाई देनी पड़ी। बाढ़ को लेकर अमेरिका की थ्योरी क्या है। कैसे चीन के ग्लेशियर ने नेपाल में तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब बिहार में भी संकट मंडराने लगा है। इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये लेटेस्ट अपडेट आप जान लीजिए। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने महातबाही मचाई है। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 210 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये प्रलय आया, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। ये जो सैलाब है ये किसी प्रलय की तरह आगे बढ़ रहा है और महज कुछ सेकंड्स में ही सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। आप सोचिए, जो लोग अपने घरों में थे, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी के अपने काम बड़े आराम से कर रहे थे, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनका सामना इस तरीके के प्रलय से होगा। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड में बसा बसाया जो शहर था, बसे बसाए जो गांव थे जहां लोग रहते थे, अचानक सब कुछ बहता चला गया। गांव के गांव बह गए, सड़कें बह गई, ब्रिज बह गए। यहां तक कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, 11 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गए। कितने पुल बहे हैं? 35 से ज्यादा पुल बह गए हैं, जबकि लगभग 45 पुल टूट चुके हैं। 12 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो धराशायी हो गए। और इन तस्वीरों को आप देखिए। नेपाल में भारत समेत 32 देशों के 525 विदेशी पर्यटक भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसमें 95 नेपाली, 21 भारतीय शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोटेकोशी नदी ने जो विनाश लीला मचाई है उसमें पानी से ज्यादा मलबा है और पत्थर है। अगर पूरी विनाश लीला का विश्लेषण करें तो 4 स्टेज पर यह सब कुछ हुआ है। फर्स्ट स्टेज पर यानी कि 5000 किलोमीटर की ऊंचाई, आप खुद अंदाजा लगाइए, 5000 किलोमीटर, 5200 मीटर की ऊंचाई जो तिब्बत के इलाके में है, जहां पर 0.2 वर्ग किलोमीटर यानी कि करीब 20 हेक्टेयर जितना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर ऊपर से अलग हो गया, जो करीब 1200 मीटर नीचे आया। यानी कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर इतना बड़ा हिस्सा गिरने से एक बड़ा गड्ढा बन गया। वो अपने साथ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आया। कहा यह भी जा रहा है कि इस वजह से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसे झटके भी महसूस हुए। 5200 मीटर की ऊंचाई से जो ग्लेशियर टूटा था, उसका मलबा लेंडे रिवर तक पहुंचा, जो नेपाल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मलबे ने लेंडे रिवर में आर्टिफिशियल वॉल बना दी। आर्टिफिशियल वॉल ने लेंडे रिवर के फ्लो को कुछ देर के लिए तो होल्ड किया, उसे रोक लिया। जब ये आर्टिफिशियल वॉल टूटी तो नीचे की तरफ पानी का बहाव बहुत तेजी से आया। आगे जाकर तिब्बत की लेंडे रिवर नेपाल की त्रिशूली रिवर में मिल गई, जिससे त्रिशूली रिवर का बहाव और ज्यादा तेज हो गया, जिससे रासुआ शहर में भारी तबाही आई है। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया, उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है। लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल
करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हाँ, डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ये ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही था ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज़ उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी ख़राब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। स्थिति कैसी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा सब जगह दिखाई दे रहा है, लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अभी इधर आया हूँ। ये सुनने के बाद मैं अभी इधर आया हूँ। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद हम भी वापस आएंगे और कुछ हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, क्या नीडेड चाहिए, वो सब कुछ लेके हम आएंगे इधर। तो यहाँ पर ये स्थिति इस समय इस पूरे एरिया की है, त्रिशूली मार्केट का एरिया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो बद से बदतर हालत में है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे तो और तस्वीरें दिखाई देंगी। जो दुकानें हैं उसके अंदर मलबा घुसा हुआ है, करीबन 10 फीट से ज़्यादा मलबा है। अभी भी जो त्रिशूली नदी है उसका तेज़ बहाव सामने दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया में 2 पुल थे जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि इस समय भी अभी तक ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ हैं और इसीलिए इस समय नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबकी सटीक जानकारी जुटाई जा सके। नेपाल में आई त्रासदी को लेकर इसरो ने भी तस्वीरें जारी की है। इलाका नेपाल तिब्बत सीमा के पास है। 26 अगस्त को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में त्रिशूली नदी के पास ग्लेशियर के आसपास बड़े क्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। वो बदलाव क्या और इसरो ने क्या तस्वीरें जारी की है वो अभी हम आपको दिखाएंगे ही। जरा आप ये समझिएगा किस तरीके से ये इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं। ये तब की तस्वीर है जब इस इलाके में ग्लेशियर था, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ जमी थी, बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टानें थी वो यहाँ पर पहले
मौजूद थी। ये बाढ़ से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ देखिए कैसे यहां पर ये जो इलाका आपको घेरे में रेड रेड कलर का नजर आ रहा होगा, ये एक पाथ बना, ये जो पूरा वे बना, यहां से जो डेब्री है वो इतनी तेजी से बढ़ी, ये बर्फ की चट्टानें टूटी, मलबा ऊपर जब पहाड़ से यहां पर गिरा, बर्फ की चट्टानें टूटी और अपने साथ ये पानी सब कुछ बहाकर लेकर जाने लगा। अब आप सोचिए जहां 4000 फीट की ऊंचाई से अगर पहाड़ से बर्फ का टुकड़ा गिरेगा, पहाड़ टूटकर गिरेगा, तो उस वक्त किस तरीके के जो झटके हैं वो महसूस होंगे। और इसी को लेकर अब इसरो ने तस्वीरें जारी की है। 2 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एक तस्वीर वो जब यहां पर सब कुछ ठीक था, बाढ़ से पहले की तस्वीर, आपको ये हर जगह जो आपको ये व्हाइट कलर का पूरा इलाका नजर आ रहा है इस एरिया में, इस तस्वीर में, तो ये तब की है जब यहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई थी। और उसके बाद मैंने आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाई कि ये पूरा एक पाथ बना और सब कुछ यहां से ये ऐसे घूमकर नेपाल पहुंचा। नेपाल में अचानक फ्लैश फ्लड क्यों आया, इसे लेकर चीन और अमेरिका की अलग अलग थ्योरी हैं। चीन कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। नेपाल में बाढ़ भूकंप नहीं, चीन जिम्मेदार है। अमेरिका एजेंसी यूएसजीएस ने कहा कि ग्लेशियर टूटने की वजह से भारी तबाही आई है और मडस्लाइड हुआ है। जो लेंडे रिवर है वहां पर मडस्लाइड हुआ है, यानी कि ऊपर से पहाड़ का जो मलबा है, जो डेब्री है, वो नीचे गिरा और इतनी तेजी से गिरा कि वहां पर भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा थी। आप एक इसे बहुत सरल भाषा में समझिए कि अगर ऊपर से आप किसी छत में जाइए और एक बड़ा टुकड़ा आप उठाकर नीचे पानी में फेंकिए तो आपने देखा होगा कि पानी बहुत ऊपर तक उछलेगा। ठीक इसी तरीके की सिचुएशन वहां पर भी बनी। अब चीन ने क्या कहा है, भूकंप की वजह से फ्लैश फ्लड आया है। चीन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तिब्बत में जो लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, जो वहां पर काम चल रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। लेकिन अमेरिका के दावे में ये आया, लेकिन चीन इसे सिरे से नकार रहा है। अमेरिका ने क्या दावा किया है, ग्लेशियर के टूटने से भूकंप जैसा जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो इसी वजह से महसूस हुई है क्योंकि जो ग्लेशियर है वो टूटकर नीचे आया है, जिससे बाढ़ आई है। बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसी को, आप देखिए, सब कुछ ये फ्लैश फ्लड अपने साथ उठाकर ले गया, सब कुछ तबाह कर दिया। और आप लहरें देखिए, जो पानी लगभग 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा है। नीचे ये इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ था तिब्बत बॉर्डर में, और इस इमिग्रेशन सेंटर के ऊपर से पानी की लहर आती है। और अब आप सोचिए कि जब पानी की लहर इतनी तेज, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, तो वह सब कुछ अपने साथ किसी तिनके की तरह बहा कर ले गया। बर्बादी की बाढ़ से ड्रैगन जिम्मेदार है। नेपाल ये कह रहा है कि हमें पहले से कोई डेटा शेयर नहीं किया गया ताकि हम किसी तरीके का अलर्ट समय रहते अपने लोगों को दे पाते। तो चीन एक तरफ मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन कह रहा है कि हमारे ऊपर ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। नेपाल को 45 मिनट देर से जानकारी दी गई। नेपाल की तरफ से दावा किया गया, रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी का आज सामना नेपाल को करना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल को कहीं से भी संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। चीन ने न सिर्फ रियल टाइम जानकारी शेयर करने में देरी की, बल्कि इस फ्लैश फ्लड को मैन मेड बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने जिस तरीके से ग्लेशियर पर पाप किया है, उसका नतीजा ये बताया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि नेपाल चीन के रसुआ बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लेंडे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ आई है। नेपाल में महातबाही मेड इन चाइना। ग्लेशियर इलाकों में अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह है ग्लेशियर इलाकों में चीन का अवैध निर्माण। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में शियाकुआंग मॉडल पर गांव और बस्तियों को बसा दिया है। जो नेचुरल प्लेसेस थे वहां पर गांव और बस्तियों को बसाया जा रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को ही बदल दिया, यानी कि जो उसका प्राकृतिक रास्ता था उसे चीन ने डाइवर्ट कर दिया। इसके अलावा क्या किया है चीन ने केरुंग पोर्ट के 2 नदियों के संगम पर एक पोर्ट बना दिया है। आरोप है कि इस बनावट के कारण पानी की जो गति है वो नेपाल की तरफ बहुत तेज बढ़ गई, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति और खौफनाक रूप ले लेती है। ये आरोप चीन पर लग रहे हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार का पहला रिएक्शन भी आ गया है। विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क इस वक्त अभी नहीं हो पा रहा है। इनमें तमिलनाडु के 37, 49 लोगों के 2 ग्रुप शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल के 32 और केरलम के 33 लोगों के बारे में फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
available. There are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details about these people. As you well understand, that communication lines in that area, they are totally disrupted, and therefore it has been difficult to get in touch with people on ground. So the first group of 73 people who are working on Trishuli 1 power project, then two separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu, Indian nationals from Tamil Nadu, who travelled for Kailash Mansarovar Yatra through Samrat and Fly Everest Travels. These are two separate travel agents. There are a group of 32 nationals Indian nationals from West Bengal who travelled with the help of Samrat Travels in Timure, which is in Rasuwa district where this particular disaster has happened. Then a group of 61 Indian nationals from different states who travelled through Richa Tours, and then a group of 33 Indian nationals from Kerala. So these are 5 major groups who comprise by and large the 288 people that we are talking about. और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अंजल प्रकाश हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर डीडी चौनियाल हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। सौम्या दत्ता क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। नरेश पंत जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर अंजल प्रकाश, सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ग्लेशियर फटा या भूस्खलन हुआ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं और अमेरिका कुछ और कह रहा है, चीन का दावा कुछ और है। नमस्कार आप सभी, आपको और दर्शकों को भी। और पहले तो जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए मैं बहुत प्रे कर रहा हूँ कि उनकी सब ठीक ठाक रहे, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। मैं नेपाल में 5 साल मैंने इसी मोड में काम किया है और हम ईरास्वा रीजन में हमने बहुत काम किया है। उसके 2-3 रीजन है जो साइंटिफिक रिपोर्ट है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसका असेसमेंट जो है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक रिपोर्ट आती है। लेकिन जो प्राइमा फेज से जो मुझे दिख रहा है, जिस तरह से विजुअल्स मुझे दिख रहे हैं, ये 2 चीजें बहुत नजदीक की हैं। एक जो थ्योरी है, जो ग्लेशियर का भाग जो है टूट करके और वो ग्लेशियर लेक आउट ऑफ फ्लड जो बोलते हैं, कि क्या होता है कि जब वैश्विक गर्मी होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो पिघल करके आसपास की जगहों में जहां पे डिच होता है, जो खुले जगह है, वहां पे वो वाटर इंपाउंड हो जाता है और धीरे धीरे पानी जो है वो का स्तर बढ़ जाता है। और कभी क्या होता है कि क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो ग्लेशियर का एक टुकड़ा पूरा टूट जाता है और टूट के वो पूरा गिरा और गिरने के बाद वो ग्लेशियर एवलेंच होता है। ये हमारे पास में भी बहुत जगह हुआ है ग्लेशियर एवलेंच। जैसे चमोली में फरवरी 2021 में हुआ है, फिर माउंट द्रौपदी जो उत्तराखंड में, वहां पे अक्टूबर 2022 में हुआ है, सिक्किम में 2023 में हुआ है। इस तरह की घटनाएं जो है बहुत आम हैं और हो रही हैं अभी। तो क्लाइमेट चेंज, एज ए क्लाइमेट साइंटिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जो हमारे जो आईपीसीसी जो रिपोर्ट है 2023 की, उसमें ये बहुत स्पेशली कहा गया है कि इस तरह घटनाएं जो है इसकी तीव्रता बढ़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और हमको जो है एज नेशंस हमको एक साथ जुट के काम करना पड़ा है। तो आपका एक पॉइंट जो आपने जो बात कही है कि ये जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये हमारे अकेले की समस्या नहीं है, पूरी हिंदू कुश हिमालय रीजन की समस्या है। ओवर। बिल्कुल। डॉक्टर डीडी चौनियाल, चीन के तिब्बत क्षेत्र में 500 से अधिक इस तरीके के ग्लेशियर लेक्स धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और चीन लगातार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बस्तियां बसा रहा है, क्या एक वजह उसे भी माना जाए जो इतनी बड़ी त्रासदी आई? और दूसरा, जब चीन के पास बहुत हाईटेक सर्विलांस के सिस्टम हैं तो चाहता तो वो अर्ली वार्निंग तो नेपाल को दे सकता था, शायद इतनी बड़ी त्रासदी होने से रोका जा सकता था। देखिए, ये जहां तक ये नेपाल की त्रासदी का प्रश्न है, यहाँ पर एक चाइना क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में एक नदी है, लेहंदी नदी, छोटी सी नदी है
और वो नदी है भोटकोशी है, एक नदी उसकी सहायक छोटी सी सहायक नदी है। और भोटकोशी आती है तिब्बत से, और तिब्बत का नाम ही भोट था पहले, तो भोट से आने वाली नदी का नाम ही भोटकोशी है, और भोटकोशी की ये सहायक नदी है। तो ऐसा बताया जाता है, या जो अभी तक की जो मेरी समझ में है वो ये है कि जो लेहंदी नदी है उस पर कोई लैंडस्लाइड हुआ है। अब वो लैंडस्लाइड चाहे ग्लेशियल से हुआ हो या अर्थक्विक एक्टिविटीज वहां पर कोई रही हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज उनसे हुआ हो, तो उस लैंडस्लाइड ने इस नदी को ब्लॉक किया है, और ब्लॉक करने के पीछे इम्पॉन्डमेंट हुआ है, पीछे झील बनी है। और ये झील बहुत जब काफी भर गई तो उसके बाद नेचुरली है कि उसका टूटना निश्चित था, तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा था। और जो सोर्स रीजन है, चाहे वो भोटकोशी का हो या लेहंदी नदी का हो, इनका ग्रेडियंट बहुत हाई है, और इस हाई ग्रेडियंट से जब वो इम्पॉन्डेड जो लेक था, जो झील थी, वो झील टूटी तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है। और फिर ग्रेटर हिमालय को देखिएगा कि एक रसुआगढ़ी नामक स्थान है जहां पर कि बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर है, उस स्थान से रसुका गदी नदी उस जगह का नाम है। वो जब वहां से आती है तो उसके बाद ग्रेडियंट नदी का बहुत अधिक है। ग्रेटर हिमालय की रेंजेस पर ग्लेशियर हैं, और चारों तरफ से ग्लेशियर का डेब्रीज फ्लो है, डेब्रीज बहुत ज्यादा है, मोरेनिक मटेरियल्स हैं। और जब हैवी वाटर का जो हाई ग्रेडियंट से बहुत तेजी से वो नदी जब नीचे आई, पानी आया, तो उसने ग्लेशियल मलबा को भी साथ में लाया, और नीचे फिर वो उसके बाद आती है रसुआ नदी के बाद नीचे त्रिशूली नदी, फिर जो ये भोटकोशी है ये मिलती है त्रिशूली नदी में। ठीक है। और त्रिशूली नदी में आने पर उसके बीच में छोटे मोटे डैम्स हैं, उनका भी वो टूटे तो उनको भी एक्युमुलेट करते चला गया। पानी की गति और पानी का वॉल्यूम बढ़ता ही चला गया, और एक साथ वो झील के टूटने के साथ एक साथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। अब एक प्रश्न ये आता, और बहुत नीचे की जैसे वो नीचे आती है त्रिशूली, और नीचे जो टाउन है, टाउनशिप है, वो सब ध्वस्त होते चले गए। एक खास बात इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी ये शहर टाउन्स में सिल्टेशन हुआ है, ये फाइन मटेरियल का हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फाइन मटेरियल कोर्स मटेरियल नहीं है, क्यों? क्योंकि कोर्स मटेरियल तो ऊपर से आया, जैसे ही स्लोप ग्रेडियंट कम हुआ तो कोर्स मटेरियल वहीं डिपॉजिट हो गया, और फाइन मटेरियल जो है ये सिल्ट और क्ले जो है ये नदी के साथ बह करके वॉल्यूम अधिक है, ठीक, स्पीड अधिक है, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा सिल्टेशन हुआ है। ठीक है सर। अब प्रश्न यह है कि ये लैंडस्लाइड हुआ, ये थोड़ा सा प्रश्न है। एक सैटेलाइट इमेज हमने देखी थी, उस सैटेलाइट इमेज में ये लग रहा था कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, उस लैंडस्लाइड से ये सारी क्रियाएं होकर के नीचे की तरफ आई हैं। ठीक है नरेश, तो मेरा कहना तो ये है जी। नरेश पंत जी, आखिर चीन की ऐसी क्या मजबूरी है? कभी वाटर बम के इस्तेमाल का आरोप इस पर लगता है, कभी वायरस फैलाने का आरोप लगता है, तो चीन पर अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं। चीन की क्या मजबूरी है, चीन की भूमिका क्या है, और आखिर चीन डेटा छुपाता क्यों है? प्रिया जी, पहली बात तो बड़ी त्रासदी है, मगर इसमें पहले आपके पहले प्रश्न का अगर मैं जवाब दूं कि ये अर्थक्वेक जनरेटेड है या अर्थक्वेक इससे जनरेट हुआ, तो यूएसजीएस का अभी जो प्रिलिमिनरी डाटा है हमें थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से इसके कारण अर्थक्वेक हुआ है। दूसरी का यानी कि इसके कारण अर्थक्वेक हुआ है, ये अर्थक्वेक जनरेटेड ट्रेजेडी या डिजास्टर नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि जो हम बात करें कि ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या नहीं है, तो जितनी रिमोट सेंसिंग वाली इमेजेस मैंने देखी है, मुझे कहीं पे प्रायर उसमें लेक नजर नहीं आई। सो इसलिए ये कहना कि ये लेक बर्स्ट हुई है, ये अभी मुश्किल है, जितना अभी तक डाटा अवेलेबल है उससे कुछ ये क्लियर नहीं। ठीक है। आपकी दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं है तो इतना वाटर वॉल्यूम कैसे आया, वो एक मिस्ट्री। सो वन ऑफ द रीजन कि हम जिसे कह सकते हैं, वो यूएसजीएस ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरा,
और उसने ये कंट्रीब्यूट किया, वो ज्यादा रैशनल लगता है एट दिस मोमेंट। जैसे और डाटा आएगा तो हम ठीक है। आपकी जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि चीन की क्या भूमिका या चीन का क्या है, इस केस में देखिए प्रकृति ज्योग्राफिक डिविजन्स या बाउंड्रीज को नहीं समझती, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझती है। तो जो अपस्ट्रीम का एरिया है, जो तिब्बत का एरिया है, वहां से जब डाउनस्ट्रीम आएगा तो ये चीजें होंगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि आपके यहाँ हेडलाइंस में भी हो रहा था जी। कि क्या हम बाकी चीजों को भूल के इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि समय पे या थोड़ा समय पहले ये जानकारी शेयर हो सकती थी या नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर कोई गलत चीज है तो वो ये है कि क्या समय पे हो सकती थी, उससे बहुत कुछ नुकसान से बचा जा सकता। ठीक है। तो सौम्य मेरे दत्ता जी। विचार से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी सर, बोले बोले बोले। तो इस हमें जैसे मैंने कहा कि नेशनल बाउंड्रीज या उन चीजों से उठ के इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये एक नेचुरल इवेंट है, हमारे कारण या ह्यूमन एक्शंस कारण बढ़ गई हो, मगर ये नेचुरल इवेंट जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के ऊपर आना है। ये इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है। सौम्य दत्ता जी, जब मैं इस विषय पर रिसर्च कर रही थी तो कुछ आंकड़े सामने आए। आईसीआई, एमओडी और यूएन की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले दशक में हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघले हैं। पिछले एक दशक की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग और माइक्रो क्लाइमेट, इस पर हमारे दर्शकों को विस्तार से और बताइएगा कि इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट इस तरीके के डिजास्टर में पड़ता है। देखिए, हिमालय का जो परिवर्तन हो रहा है, इसके प्राइमरी रीजन ग्लोबल हीटिंग है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग लोग बोलना छोड़ दिया और एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर काम करते हैं ऑल्टीट्यूड में और लैटिट्यूड में भी। तो हिमालय में जो जिस गति से टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पेनिसुलर इंडिया, मतलब भारत का जो निचले वाली हिस्सा है, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर है। इस घटना जो हुआ है इसका पीछे देखिए एक बात समझना जरूरी है। अभी तक को जो सैटेलाइट इमेजरी देखा गया उससे ये दिखता है जो ऊपर से ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, साथ में मलबा गिरा, ये माउंट लैंगटन से हुआ है नॉर्थ फेस में, उत्तरी फेस में। माउंट लैंगटन का नॉर्थ साउथ दोनों फेस नेपाल के अंदर है जियोग्राफिकल। लेंडे खोला जिस रिवर में ब्लॉकेज के बाद टूटा है, पानी जमा होके देन आउटबर्स्ट हुआ है, उस नदी चीन और नेपाल का बॉर्डर में। तो कितनी पहले इसको जानकारी था, कितने पहले, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी इसमें कोई एक तरफा हमें डिसीजन लेके नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो हमें इससे सीखना चाहिए जी, भारत का सरकार 189 हाई रिस्क लेक, ग्लेशियल लेक को आइडेंटिफाई कर चुका है। 56 ऑफ दिस वेरी हाई रिस्क है। तो हमें इससे सीखना चाहिए। देखिए, हम यदि इस ढंग से बोलने लगे, ये साउथ लोनार लेक 2023 में जब सिक्किम में टूटा था, तब क्या भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट बदमाशी कर रहा था? दिस इज यूजलेस। एक्चुअली इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम काफी बाद में जानकारी मिलते हैं। और आज के दिन में जिस तेजी से ग्लोबल हीटिंग के चलते ग्लोफ का खतरा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का खतरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमें अर्जेंटली इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम और हमें मैपिंग करना पड़ेगा। जहां हाई रिस्क, जैसे मैंने बोला 189 हाई रिस्क है भारत का हिस्सा में और 56 वेरी हाई रिस्क 56। तो इनमें जो डाउन स्ट्रीम एरियाज है वहां हमें अभी से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा और थ्रू आउट द चैनल, रिवर चैनल, हमें अर्ली वार्निंग से साथ साथ जहां हाईली वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एकदम नदी का किनारे आप कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना वहां हमें हटाना पड़े। इससे कोई छुटकारा नहीं है। इसमें मैं अगले वाली मैंने पिछाड़ी जो लास्ट स्पीकर थे उनको समर्थन कर रहा हूं। इसमें एक देश दूसरे देश को खाली दोष देते रहे, उससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा और ये कोऑपरेशन हमारा रीजन क्रॉस बॉर्डर वार्निंग मैकेनिज्म पे काम करने की जरूरत है। मैं इस पर सर आगे बात करूंगी, लेकिन रियल टाइम अर्ली वार्निंग जी जरूरी। डॉक्टर अंजन, आप बताया जाता है कि जिस समय ये तबाही आई, ना तिब्बत में उस वक्त बारिश हो रही थी और ना नेपाल में उस वक्त बारिश हो रही थी। तो फिर सवाल ये कि आखिर बिना बारिश के इतनी बाढ़ कैसे आई जब भारी बारिश हुई ही नहीं? इतना
ज्यादा पानी, इतना ज्यादा मलबा आया तो आया कहां से? ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। नहीं, ये तो जब ये ग्लेशियर एवलेंच होते हैं तो उसमें बारिश का जो पहले भी 2-3 इवेंट जो हमारे इंडिया में हुए हैं, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ये बहुत बड़ी बादल फट गए या बारिश हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस इवेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये ग्लेशियर एवलेंच का इवेंट है, जहां पे ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के गिरता है या ग्लॉक्स का जो एरिया है वो टूट जाता है, या वो वहां पे कोई सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, या वहां पे कोई क्रैक होता है जिसका जो वाटर वहां पे इंपाउंडेड है। ये जो 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबे लंबे ग्लॉक्स होते हैं जहाँ पे बहुत पानी होता है, और थोड़ा सा भी कुछ एक्टिविटी हुआ तो वो पानी क्रैक करके निकल जाता है। इसलिए इसका जो हमें जिसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग है, इसको बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। तो हर ग्लेशियर, सौम्या जी ने जो बात सही कही, बहुत सही कही कि हर ग्लेशियर लेक का हमें मॉनिटरिंग करना है, खासकर जो क्रिटिकल बताए गए हैं उसका मॉनिटरिंग करना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर लेक हाई हिमालयाज में कंबाइंड लेक्स होते हैं, जैसे वो इंडिया और नेपाल के साथ में होंगे या चीन और नेपाल के साथ में होंगे, तो इसमें हमें ज्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम करना होता है, जिसमें हम डेटा एक दूसरे को देते हैं, और वहां पे मेन प्रॉब्लम है। तो ये ज्यादा जो मैं एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये इवेंट ऐसा होता है, उससे ज्यादा ये पॉलिसी का इशू है, जिसमें देश साथ में नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है कि साउथ एशिया जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन स्टेट्स है, क्योंकि वहां सब आपस में एक दूसरे से बहुत सामूहिक रूप से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके कारण जी डॉक्टर डीडी चौनियाल, चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन अथॉरिटीज हैं और उनके पास जो हाईटेक निगरानी नेटवर्क हैं वो हैं। इसके अलावा स्थानीय वैज्ञानिक टीम है जो इन झीलों पर लगातार नजर रखते हैं और उन्हें पहले से अलर्ट मिलता है। इस पूरी घटना को जरा आप ब्रीफ करिएगा। क्या चीन को अलर्ट मिला, उसने नजरअंदाज किया, या चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? अलर्ट आया लेकिन उसने जरूरी नहीं समझा कि नेपाल को अलर्ट करे। मैडम, ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा, डिटेल में जब जाएंगे तो तब पता लगेगा कि ये क्या स्थिति है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि हमको यहाँ पर जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको धराली की घटना का उदाहरण दूं, तो धराली के कैचमेंट पर, धराली का जो इंसिडेंट हुआ उसके कैचमेंट में तो कोई भी लेक नहीं थी। इसी तरह से जब ऋषिगंगा में फ्लड आया तो ऋषिगंगा के सोर्स पर भी कोई लेक नहीं थी, बल्कि वहां पर ग्लेशियर का एक बड़ा भाग टूट करके नीचे गिरा था। और धराली में भी लगभग इसी तरह की घटना घटी थी कि कोई ग्लेशियर का क्रिवास से कोई बड़ा आइस रॉक टूट करके नीचे आई, उसने इंपाउंड किया, ग्लेशियर में ही उसने रोका, पानी को रोका, और फिर वो पानी धीरे से नीचे की तरफ मोरेनिक मटेरियल को बहा के लाया। अब ये बात ठीक है कि चाइना का इसमें क्या रोल है, इस पर तो मैं ये कहूंगा कि अगर वहां पर इस तरह की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज अगर चल रही हैं और उसके ब्लास्ट से या उनके एक्टिविटी से इस तरह के ग्लेशियर का टूटना या लैंडस्लाइड का होना हो, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रश्न है कि भाई इसको आगे देखा जाए कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। और नेपाल का कहना अगर यह है कि हमको वार्निंग नहीं दी गई, क्या वहां पर चाइना कह रहे हैं कि हमें 45 मिनट देरी से वार्निंग मिली है, समय से नहीं मिली। अगर क्या चाइना को ये मालूम था कि ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया? अगर उनको मालूम था और उन्होंने सूचना नहीं दी तो ये एक प्रश्न है कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गलती करी है और इससे नेपाल को काफी नुकसान हुआ है। नरेश पंत जी, क्या हमें त्रिपक्षीय सिस्टम की जरूरत है? चीन, नेपाल और भारत मिलकर क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म पे काम करें और इस तरीके की घटनाओं को रोके आगे से? बिल्कुल, जरूर इसकी जरूरत है। मतलब साइंस, जैसे मैंने कहा, बाउंड्रीज नहीं जानता। मैं दो बातें और इसी में ऐड करना चाहूंगा क्विकली। एक कि जो हमारी हाई रिस्क लेक्स हैं उन पे काफी फोकस है। हर स्टेट जो SDMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो उस पे फोकस करके काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, कई जगह पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की पूरी कोशिश हो रही है और डाटा जनरेट हो रहा है। सो दैट इज समथिंग विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ इन इंडिया। तीसरी बात, मैं एक चीज और इसमें डालना चाहूंगा या कहना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इवेंट से भी वो रिलेटेड है।
पहली बात तो ये नेचुरल इवेंट्स है, ये डिजास्टर तब हो जाती है जब पॉपुलेशन को इससे इंटरेक्ट करती है, अदरवाइज ये आदिकाल से होती हैं। अगर हम कहें जियोलॉजिकल टाइम में तो ये होती है। तो इशू ये है कि कहीं हम इसमें कुछ कमी करते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा एडिशन जो होता है, आप देखिए तस्वीर जो साथ में दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारा सिल्ट और लूज मटेरियल है। वो लूज मटेरियल किस लिए है? क्योंकि जब हम छेड़छाड़ करते हैं उन चैनल से, कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, तो हम उसको मैनेज नहीं करते, जो मटेरियल आता है जो लूज हो जाता है, और वो बाद में एक तरह से नुकसान का कारण होता है। सो मुश्किल ये है कि हमें उस लूज मटेरियल जिनको हम सेडिमेंट्स वगैरह कहते हैं, कई साइजेस के हैं, उसको मैप और मैनेज करने की जरूरत है, जिससे नुकसान डाउनस्ट्रीम में कम से कम। डॉक्टर अंजल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब बिहार के 9 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश के 6 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। भारत में इस त्रासदी का क्या असर होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने खुद ही कहा, जो 2 स्टेट्स हैं जो कि नेपाल से लगे हैं, जिनकी जो पानी है वो कंपाउंड विरासत है, जो पूरा गंगा यमुना का सिस्टम है, जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में के बहता है, उसका ये जो पानी है, ये पूरा वहाँ चीन और नेपाल से ही पानी आता है, जो कि हमारे गंगा के प्रदेश जो है उसमें बहता है। तो जो कुछ भी अगर इसमें चेंजेस आते हैं अपस्ट्रीम में, उसका डाउनस्ट्रीम में बहुत बड़ा असर होता है। आपको पता है कि यूपी के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले हमेशा डूब के जिले माने जाते हैं। कम से कम 20 से 40% उनके जो जगह है वो हर समय बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस स्पीकर्स ने हमें कहा है कि हमें बाढ़ का अगर नियंत्रण करना है तो हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सजेशन हमें निकल के नहीं है दिख रहा है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी की इस तरह की जो एक्सट्रीम इवेंट घटना है जिसमें एकदम टाइम बहुत कम मिलता है हमें, हम तो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, तो उसमें हमें बहुत देखने की संभावना है कि किस तरह से हम अपना जो है अपने घर को ठीक से रख सके। और उसके लिए बहुत सारे जो हैं, जो कि रिसीव विजडम है, बहुत सारा चीज ऑलरेडी दिखा गया है। अब पॉलिसी एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है, वही वहां पे हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हमने बाढ़ नियंत्रण पे काम बहुत किया है, लेकिन बिहार में और यूपी में कुछ जिलों में जो बाढ़ है वो पेरिनल है, और वो आता है, पूरा पानी नेपाल से आता है। जो नेपाल में डैम है वो भी इंडियन इंजीनियर्स, डैम भी नहीं है, वो एक बैराज है जो कि इंडियन इंजीनियर्स कंट्रोल करते हैं, खाली कोसी रिवर पे। तो इस पे बहुत बड़ी ये में काम करने की जरूरत है। और ये वेकअप कॉल है, ये जो इवेंट है ये वेकअप कॉल है, ये मीडिया इवेंट नहीं होना चाहिए कि 2 दिन के बाद में हम दूसरी बात पे चले। हमें इस पे कॉन्क्रीट काम करने की जरूरत। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि इसमें कोई कॉन्क्रीट कदम हमें उठाने होंगे। डॉक्टर डीडी चौनियाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइब्रेशन थ्योरी जो चल रही है उस पर भी बात करनी जरूरी है। बताइएगा ये कैसे काम करते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हाई एल्टीट्यूड स्लोप्स में कैसे दरारें आती हैं, कैसे असंतुलन पैदा होता है और फिर इस तरीके की घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं। देखिए मैडम जी, हिमालय एक बहुत ही संवेदनशील पर्वत है और यहाँ पर सेंसिटिव बहुत एरिया है। यहाँ की चट्टानें बहुत ही वल्नरेबल हैं। यहाँ पर अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय में इस तरह की एक्टिविटी होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होती ही रहेंगी। ग्लेशियर हो, लैंडस्लाइड हो, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हो, ये तो यहाँ होती आती रहती हैं। अब प्रश्न ये है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, कभी इनका पता, अब ग्लेशियर लेक का तो हम मॉनिटरिंग कर लेंगे, लेकिन लैंडस्लाइड को हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि वो कहाँ पर होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना पड़ेगा मैडम कि जो नदी का एरिया है, जो नदी ने अभी ये घेरा है, वो नदी के जो फ्लड प्लेन है उन पर लोगों को न बसाया जाए। जब नदी पर हम डैम बनाते हैं, नदी के किनारे पर बसते हैं, पुल बनाते हैं, तब हम कहते हैं यह विकास है, और जब नदी अपना स्थान लेती है तब हम ये कहते हैं ये विनाश है। तो ऐसा थोड़ा सा इस बात से भी बचना हमको चाहिए कि नदी के किनारे फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन भी दो, एक एक्टिव फ्लड प्लेन है, एक ओल्ड फ्लड प्लेन है। तो ओल्ड फ्लड प्लेन को भी पर भी हमको नहीं बसना चाहिए, और ऐसे स्थानों पर हमको नहीं बसना चाहिए या बसाना चाहिए जिससे कि जिससे कि हम डिसास्टर को बचा सकते हैं, जो हैजार्ड तक ही सीमित हो, डिसास्टर ना हो।
ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर अब जैसे अर्थक्वेक की क्रिया है, भूकंप की क्रिया है, पंत जी ने भी इसको बताया कि अब अर्थक्वेक कब आएगा, अर्थक्वेक कब होगा, कब नहीं होगा, यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर तो बात करना तो फिर अलग पॉइंट बन जाता है जी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना जरूर है कि चाइना और नेपाल के बीच में ये थोड़ा सा तालमेल अगर बैठ जाता तो संभवतः इस तरह की त्रासदी से हम बच सकते थे जी। तो नरेश यही पंत जी, हमारा कहना है जी। नरेश पंत जी, अब हाल ही में जिस तरीके के डिजास्टर्स आए हैं, चाहे मैं बात करूं हिमाचल में जिस तरीके से आते हैं, मैं भारत की बात कर रही हूं, उत्तराखंड में आते हैं, या अभी नेपाल की हम बात कर लें, तिब्बत की बात कर लें, मैन मेड डिजास्टर कहा जाने लगा है और इस डिजास्टर को तो कहा जा रहा है कि चाइना मेड है। इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, क्या वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसे ठोस कदम है ताकि इस तरीके के सिचुएशन को आगे रोका जा सके? जरूर, मैं अभी प्रिया जी इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि ये चाइना मेड है। पहली बात है अभी जब तक और डाटा नहीं आता, क्योंकि करीब 15 किलोमीटर चाइना की बाउंड्री से दूर से ये पानी शुरू हुआ या जो हुआ। मगर दूसरी बात पे आते हुए, जानते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, इंडिया काफी वल्नरेबल है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर जियो साइंटिफिक इनपुट लें। जियो साइंटिफिक इनपुट इस हद तक जरूरी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। हम इन खतरों से, जैसे मैंने कहा, नेचुरल चीजें होंगी मगर हम उनका नुकसान बहुत सारा कम कर देंगे। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जो नुकसान पहले जब चक्रवात आते थे और होता था कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले, और अब जो चक्रवात अभी भी आते हैं मगर नुकसान कम होता, तो हमने उसकी एक सेफ्टी प्लानिंग कर ली है। उसी तरह की प्लानिंग जो ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं उनके लिए जियो साइंटिफिक इनपुट से होगी और होनी चाहिए। उसमें ये सारी बातें आएंगी कि बसावट कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पर सेडिमेंट निकलेंगे और कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो खतरे का जोन कौन सा है, ये सारी चीजें उसमें आती है। मगर उसके लिए वो प्लानिंग की जरूरत है और उस प्लानिंग में ये इनपुट की जरूरत है, वो अभी हम नहीं कर रहे। अभी हमारी प्लानिंग में वो इनपुट पूरी तरह से नहीं आता है। तो ये इस साइंस को हमें अगर इस प्रोग्राम में ले आए या इन चीजों में ले आए तो हमारा डेवलपमेंट काफी सस्टेनेबल हो सकता है। मैं ये जी। डॉक्टर अंजल, ये जो घटना है, हालांकि ये कहना बहुत जल्दी होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन कुदरत का कहर अगर मान लीजिए माना जाए, क्लाइमेट चेंज की चेतावनी, जो सिग्नल हमारा बार बार क्लाइमेट चेंज से हमें मिल रहा है, या कहा जाए कुदरत हमें सिग्नल कर रहे हैं। डॉक्टर डीडी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरीके से हमें बार बार सिग्नल्स मिल रहे हैं, अभी भी वक्त है, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा ये बर्बादी बढ़ती जाएगी। निश्चित रूप से मैडम, ये जरूर इस पर बात होनी चाहिए। वाडे इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें काफी लोग यूसेक के लोग आए थे। उन्होंने इस पर काफी काम भी किया है। वो कर रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा वो ये देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज का ग्लेशियल के रिसीडिंग पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो धराली की घटना हुई उस घटना के बाद ये देखने का प्रयास किया कि क्लाइमेटिक चेंज का प्रभाव किन किन एरियाज में ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेल्टिंग अगर है या ग्लेशियल के जो आइस रॉक हैं उन आइस रॉक का टूटना, उससे टेम्परेरी लेक बनना, उसके बाद दूसरे जगहों पर जैसे इम्पाउंडमेंट हो जाना, कई इस तरह की घटनाएं हुई जिससे कि काफ़ी नुकसान हुआ है डाउनवर्ड साइड में। तो उस पर मॉनिटरिंग तो हो रहा है और करना चाहिए, इस पर जरूर करना चाहिए। और हमको एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि उन जो ऐसे स्ट्रीम्स हैं, जो पेरिनियल स्ट्रीम्स हैं, जो ग्लेशियल से उद्गमित हैं,
उन स्ट्रीम्स पर कोई भी पावर प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए तो उसका जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसके कैचमेंट में ये देखा जाए कि कितना ग्लेशिएटेड एरिया है, कितना इसमें ग्लेशिएटेड डेवरीज है और किस गति से अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो इसका प्रभाव यहाँ के डैम पर पड़ेगा। तो डैम का साइज और डैम की जो पूरा जो उसका आर्किटेक्चर है वो उस तरह से बनाया जाए या न बनाया जाए। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं जरूर देखी जाए, क्योंकि जो जिन छोटे छोटे ग्लेशियर जो हैंगिंग ग्लेशियर है उनके कैचमेंट पर ग्लेशियर हैं और जब वो टूटते हैं तो बहुत तबाही करते हैं नीचे की तरफ, जैसे कि ऋषिगंगा में हुआ था। और सर इस वक्त एग्जांपल हमारे सामने है भी जी, इस वक्त एग्जांपल हमारे सामने है भी, इसी तरह से नुकसान हुआ था। तो उन एरियाज को हमको अवॉइड करना चाहिए कि यहाँ पर डैम नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और जरूरत है ठोस कदम उठाने की, रणनीति बनाने की, ताकि इस तरीके के संकट को आगे टाला जा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।